तो इससे लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है प्रणील और ये हैं राजकोट गुजरात से, पर ये फिलहाल अभी रहते हैं बाहर। इनके पिता ने और माता ने इनकी कुंडली भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। रविवार के कार्यक्रम के लिए आप लोग अपने प्रश्न अवश्य ही कार्यक्रम के कमेंट में लिखिए और उस दिन का वो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो मैं नकुल पाराशर शॉर्ट्स वाले चैनल पे दूंगा। अभी मैंने हाल ही में उसको बनाया है, आप लोग जैसा जानते भी हैं, जो मेरे प्रत्येक दिन के दर्शक हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये वो कार्यक्रम है जो 2 हिस्सों में प्रसारित होता है। ये इस कार्यक्रम का पहला हिस्सा है। इसी कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ मैं आज ही शाम में आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जहां मैं नवमांश और दशमांश के साथ आपको इनकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली पे आने से पहले आपको इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय करा देता हूं। दुर्मुख संवत्सर में इनका जन्म हुआ है। इस वजह से कई बार व्यक्ति जिद्दी, हठी और थोड़े से मतलबी स्वभाव का हो सकता है। जन्म इनका आषाढ़ में हुआ है। वैश्विक रूप से व्यक्ति विश्व की भांति फैलने वाला होता है। जब वो किसी को पकड़ ले तो उसको छोड़ता नहीं है, मजबूती से ग्रहण करने वाला होता है, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी। अगर ये व्यक्ति इस बात पे अपना दिमाग अधिक संख्या में लगा ले, अधिक बार लगा ले कि मेरे लिए ये फायदेमंद है और ये नुकसानदायक है, लेकिन अगर वो मजबूती से किसी बात को पकड़ लेता है तो उसको वो छोड़ता नहीं है। दक्षिणायन, आत्मबल की कमजोरी और पिता के साथ कमजोरपन का स्वभाव का, जैसे जो एक सामान्यतया जो संबंध होता है उसमें कमजोरी हो सकती है। स्वास्थ्य जनित समस्याएं दक्षिणायन वालों को थोड़ी होती है। आर्थिक नुकसान कभी कभी जीवन में झेलने पड़ते हैं। ये एक सामान्यतया जीवन की परिघटना रहेगी। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से दिमाग में और दिमाग के सोचने की क्षमता बड़ी ही कुशाग्र होती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा और अतिरेक सोचता है, अतिरिक्त सोचता है, अतिरेक भी सोचता है और अतिरिक्त भी सोचता है। जल्दबाजी से युक्त और ज्यादा सोचने वाला। उत्पादक क्षमता विचारों की अच्छी और ज्यादा होती है। सोमवार के जन्मे होने से झगड़ालू नहीं है, मितभाषी है, प्रभावित करने वाला है, सुंदर चेहरे का है और हमेशा प्रवेश पाने के लिए मेहनत करने वाला है, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो, सगे संबंधियों के बीच में हो और कई बार बड़े संस्थानों में हो। उसके जीवन में परीक्षाएं हमेशा ही होती रहेंगी, ऐसा भी है। शिव योग बहुत बढ़िया, हस्त नक्षत्र बहुत सुंदर। ऐसी स्थिति में व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, अपनी खुद की नौकरी जनरेट कर सकता है, पार्टनर के साथ काम कर सकता है। ये सारी चीजें जन्म कुंडली में बनती हैं। व्यवसाय बिल्कुल अच्छा रहेगा इस कुंडली में और प्राइवेट नौकरी बहुत अच्छी रहेगी। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति किसी के साथ भी बैलेंस क्रिएट करता है, अच्छे विचारों का होता है, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, राजसिक तत्वों से युक्त होता है, जहां व्यक्ति कई बार खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत पे काम करने वाला होता है। यहां वो कई बार दूसरों को सहायता भी देगा, मदद भी करेगा। परमात्मा के पास राग भोग के लिए बहुत उत्सुक रहता है और उनकी सेवा भी करना जानता है। शूद्र वर्ण के होते तो तामसिक हो जाते, पर वैश्य वर्ण के हैं इस वजह से राजसिक है। और आपको ये तीनों गुण हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक, ये आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। आपके विचारों से लेकर के आपके उठने बैठने, चलने घूमने फिरने और एक एक चीज वो आपके जीवन को तरंग देते हैं। अब वो तरंग कैसा है, भयावह है या फिर सुखदाई है। वो कल्याण का मार्ग भी देते हैं और कई बार आपको कष्टप्रद भी स्थितियों में ले जाकर के खड़ा भी करते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पे बनती है। पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि इनकी कुंडली में नक्षत्र बहुत अच्छा बैठा है। हस्त नक्षत्र का व्यक्ति बड़ा ही शोभायमान होता है, दैदिप्यमान पुरुषाकृति होती है, सुंदर कमल होठ जैसे, एकदम बड़े ग्रीवा मजबूत और कंधे सपाट नहीं होते, मजबूत थोड़े झुके हुए होते हैं। ये स्थिति की व्यक्ति धीरे धीरे छोटी छोटी चाल चलता है, पर छोटी छोटी चाल पर तीव्र। तरंग धैर्य जो है वो चालों की छोटी होती है और तीव्र होती है, ऐसा भी है। इनकी कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली का बनना और इनकी कुंडली पे आपको मैं 5 सबसे अच्छी बातें बताऊंगा। इनकी कुंडली में मैं सबसे पहले एकादशवें भाव पे लेके आता हूं। एकादशवां भाव कन्या राशि का निर्माण कर रहा है, वहां चंद्रमा बैठे हैं और उस भाव के अधिपति देखिए कहां बैठे, भाग्य में। ये जो परिवर्तन हुआ है ये व्यक्ति को सब कुछ देने वाला परंतु थोड़ा
धैर्य से कमजोर करने वाला हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये परिवर्तन है, ये उसका परिणाम नहीं है। ये परिणाम लग्न में शनि और जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे शनि के प्रभाव के साथ गुरु में राहु के कारण होगा। लग्न में शनि व्यक्ति को दुखी, चिंतित और हमेशा कुछ न कुछ कष्ट से युक्त रखने वाले होते हैं। शनि जो है वो विनाश का कारक है, सूर्य जो है वो निर्माण के कारक है। नारायण जब खुद को प्रस्तुत करते हैं सृष्टि निर्माण के लिए तो ब्रह्मा बन जाते हैं। जब स्वयं वो पालन करते हैं तो अपने ही स्वरूप में स्थित होते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब प्रलयंकारी वेश बदलने की आवश्यकता है तो स्वयं को महेश के रूप में उपस्थित कर लेते हैं, और फिर वो स्वयं जल बनते हैं, उसमें बीजाधान करते हैं, फिर सृष्टि की संहार से लेकर के और निर्माण तक की भूमिका में स्वयं उपस्थित होते हैं। यहाँ पे गुरु राहु के संग हैं, जो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक और पहले नंबर के मजबूत ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। उनका राहु के संग बैठना व्यक्ति में कई बार थोड़े दुखदाई, होपलेस और कई बार ऐसे आशावादी प्रवृत्ति को छोड़ देने वाला बना सकते हैं। छोटी मोटी चोरियां और झूठ बोलना, और कई बार इनका जो स्वभाव होगा वो व्यक्ति को धनवान बनाने के लिए काफी होगा। मतलब व्यक्ति स्वभावगत धनवान होता है। एकादशवें भाव के अधिपति का भाग्य में बैठना संपूर्णतया, और भाग्य भाव की स्थिति बहुत अच्छी, जहां व्यक्ति पिता का संपूर्ण सुख भोगता है और माता का संपूर्ण सुख भी भोगता है। पर इन युति का प्रभाव, इस युति का प्रभाव चतुर्थ भाव को भोगना पड़ेगा, जिसके कारण कई बार व्यक्ति का दिमाग भन्नाया रहता है। चंद्रमा और शुक्र बुध दशम स्थान बहुत अच्छा बनेगा, इस वजह से इनका करियर कभी भी अनएस्टेब्लिशमेंट में नहीं जाएगा। एकादशवें भाव के अधिपति का भाग्य में जाना बहुत सुंदर योग और राजयोग बनाएगा। लग्न में शनि का बैठना, जो इस कुंडली के लिए चतुर्थ और तृतीय के अधिपति होते हैं, लग्न में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का व्यक्तित्व पिता के सदृश न होकर के माता के सदृश होता है, थोड़ा दुखी और अंतर्मन से थोड़ा कमजोर भी होता है। सांवला तो नहीं होता क्योंकि विदेश में जन्मा है, तो हो सकता है वायुमंडल का और प्रभाव पर्यावरण का पड़े, पर निसंदेह वक्री शनि है 16 डिग्री के, तो वो फ्लक्चुएशन में नहीं होंगे, अनस्टैब्लिशमेंट व्यक्ति को नहीं मिलेगी, गतिमान रहेगा और हाँ गंभीर भी रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि बहुत अच्छी, सातवीं दृष्टि बहुत अच्छी, 10वीं दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। शनि, राहु और गुरु का संबंध सरकार से, पिता से, पैतृक संपत्ति से और पिता के अधिकारों को समझने वाला और पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को जानने और समझने वाला होता है। पर गुरु के साथ राहु बैठना कई बार धर्म में रुचि कम, दार्शनिकता कमजोर, जीवन में कमजोरीपन का एहसास, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद थोड़ा कम, धर्म के प्रति आस्था थोड़ा कमजोर हो सकता है। हालांकि यहां पर जो मैं स्थिति देख रहा हूं उसके आधार पर व्यक्ति के पास भाग्य का बल है, परंतु वहां शुक्र और बुध का जो प्रभाव है वो चंद्रमा की राशि में अगर परिवर्तन का नहीं होता तो ये स्थिति और खराब होती, धार्मिक वाली, उच्च शिक्षा वाली। पर यहां पे बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा की राशि में है, परिवर्तन बना रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति गाहे बगाहे अपने अस्वस्थ चित्त के साथ, ध्यान से समझिए मैं जो कह रहा हूं, अस्वस्थ चित्त के साथ निर्णय न लेने की स्थिति से गुजरता हुआ अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेगा। क्लियर है? गुरु वाणी भाव को देखेंगे धनवान बनाएंगे, चतुर्थ स्थान को देखेंगे तो सामान्य लाभ देंगे, और नवी दृष्टि से छठवें भाव को देखेंगे राहु और गुरु का संबंध, तो व्यक्ति के जीवन में कई बार सुखोपभोग और दुश्मनों से पीछा न छूटने वाला भाव बना देंगे। ये स्थिति कई बार व्यक्ति को जीवन में पेट से और कई बार व्यक्ति के पाचन तंत्रों को कमजोर करने के लिए काफी रहेगी। चंद्रमा पंचम भाव को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी, व्यक्ति के जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए ये योग काफी होगा। एकादशवें भाव के चंद्रमा, लग्न के चंद्रमा, धन भाव के चंद्रमा, तृतीय भाव के चंद्रमा, पंचम के चंद्रमा गोचर में जब कभी भी जन्म नक्षत्र या जन्म राशि से होते हों, और अगर वो चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हों या सिद्ध होते हों, तो उस चंद्रमा का इन भाव में बैठना धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, छत्र, चमर, सफलता, और सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति कुमार्गगामी नहीं होता है और जीवन में प्रेम के वशीभूत रह करके
अपनी समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति अपने स्वयं के पराक्रम से करेगा। कारण यहां पे इस भाव का अधिपति देख रहा है, दो शुभ ग्रहों का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव द्वितीय भाव पे, गुरु का प्रभाव द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव पे जब सूर्य और गुरु का प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति चरित्रहीन और चंचल चित्त वाला नहीं बनेगा। लग्न में गंभीर ग्रह शनि गंभीरता देंगे। लंबे छरहरे बदन का हो सकता है। केंद्र में कम से कम शनि और राहु का बैठना बहुत उत्तम माना जाएगा, जहां एक पापग्रह की राशि बनकर के बैठी और दूसरा शुभ ग्रह जो केंद्र का अधिपति है त्रिकोण में बैठा, या त्रिकोण का अधिपति है केंद्र में बैठा। पंचम और धन भाव के अधिपति गुरु राहु के संग हैं, और वो गुरु और राहु का संयोग एक प्रकार से कमजोर योग भी बनाएगा। जैसे मैं गुरु चांडाल तो नहीं कहूंगा आप लोगों की तरफ, हाँ, क्योंकि ये होते ही नहीं है। दशम भाव को शुभकर्त्री का लगना, लग्नेश का विदेश भाव में बैठना, मंगल का तुला राशि में जाना अच्छा नहीं होगा। यहां वो कई बार जातक को भ्रमित करने के लिए और उसके ऊर्जा को कमजोर करने के लिए काफी होंगे। नक्षत्र के आधार पे सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में 25 डिग्री के बैठना, वहां पे वो मिथुन राशि के बैठे तो कई बार पिता से और पिता से संबंधों को कमजोरी दे सकते हैं। इस वजह से उनके साथ मतभेदों को कभी भी सामने ना लाएं, हृदय में दबा करके उनके प्रति दया का और करुणा का भाव रखें। साथ ही साथ सेवा के परायणता के भाव से युक्त रहें। मंत्र का जप इस कुंडली को मजबूत बना सकता है। नाम का जप व्यक्ति की कुंडली को मजबूत बना सकता है। सूर्य को अर्घ्य, रविवार को नमक, मांसाहार का भोजन बिल्कुल बंद, रविवार को नमक बिल्कुल बंद करें, सूर्य को अर्घ्य आरंभ करें और दिनचर्या ठीक रखें, क्योंकि गुरु जो है वो सत्य और असत्य के बीच का भेद कराने वाला ग्रह है। वो आपके व्यय को कुमार्गामी और गलत तरीके पे ले जाकर के खर्च करने वाला हो सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपने व्यय पे सदैव ही नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। सूर्य का इस नक्षत्र में बैठना और गुरु का केंद्र में बैठना, ये कई बार जन्म कुंडली में पंचमेश का दशम में बैठना पिता के स्वभावों को बहुत ही कोमल और कई बार दुर्बोध भी बनाता है। कई बार उन्हें समझना और उनके निर्णयों को समझना इस जातक के लिए कठिन हो सकता है। पर वैसे ये ग्रह योग बहुत अच्छा बनेगा। इनके आने से इनके पिता का सुख बढ़े और व्यक्ति कभी भी चरित्रहीन न बने। नेत्रों की समस्या और पेट की समस्या इस कुंडली के लिए आम बात होगी। चंद्रमा बहुत बढ़िया बैठे हैं, लाभ देंगे और व्यक्ति को संपूर्ण जो भी वो चाहता है वो उसे मिल जाएगा। पर चंद्रमा से ठीक पीछे गुरु का बैठना कई बार अनियंत्रित व्यय, निर्णय लेने में परेशानी और कई बार गलत मित्रता में जाने का योग और पराक्रम खूब सारा करने का बल ये मिलता है और करना भी पड़ता है। मंगल जन्म कुंडली में 12वें हैं और कम से कम इस भाव के अधिपति चतुर्थ में या 4 नंबर की राशि में बैठ करके उसको धन संपत्ति से युक्त तो रखेंगे, इसके अतिरिक्त भाग्य में कमजोरी भी देंगे। और कई बार व्यक्ति को घर पे रहने से ज्यादा घर से दूर रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे इस कुंडली के आधार पे धन कमाने के लिए हमेशा ही उत्तर दिशा बहुत अच्छी रहेगी। मंगल 29 डिग्री पे हैं, ढलान पे हैं, कमजोर हैं और मुझे लगता है कि इस कुंडली में वो सर्वाधिक अंश बल में मजबूत ग्रह के रूप में हैं। लग्नेश ही कुंडली का आत्मकारक ग्रह बन रहा है, वो 12वें है और जन्म कुंडली में चंद्रमा से और शनि से केंद्र में है। मतलब चंद्रमा पीछे और शनि बीच, शनि के ठीक पीछे। ये जो शनि मंगल का प्रभाव है ये कई बार कष्ट देता है और कई बार बड़ा दुश्मन ला देता है। कई बार जीवन में कठिनाई भी आती है शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में। चंद्रमा के ठीक आगे मंगल व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का और धनवान बनाते हैं, पर कई बार व्यापारिक दृष्टिकोण देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि मंगल तुला के हैं और गुरु दशम स्थान में बैठे हैं राहु के संग। तो वैसे इस नक्षत्र के अधिपति होकर के गुरु ठीक बैठे हैं, पर सारे ग्रह अवस्थागत प्रौढ़ और बुद्धिमान बना रहे हैं। इस वजह से जातक कम से कम बुद्धिमता से युक्त हमेशा ही रहेगा। इन बुद्धिमता के जीवन में जीने के बावजूद उसको निर्णय लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर ठीक पीछे गुरु राहु का प्रभाव और आगे मंगल है। और दूसरा, बुध जो है वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं शत्रु की राशि में। हालांकि अगर वो परिवर्तन में नहीं होते तो ये निर्णय लेने की क्षमता जातक की और भी परेशान और कमजोर हो सकती थी। ये जातक जो चाहता है वो उसे मिलेगा। लग्न में शनि बैठे हैं, इस कुंडली के लिए तृतीय मेहनत करवाएंगे और लग्न से केंद्र में गुरु, चंद्रमा से गुरु का पीछे जाना ये थोड़ा कमजोर होगा और व्यक्ति को कई बार बिना सोचे समझे व्यय करने वाला बना सकते हैं। इस वजह से जब कभी भी कोई भी व्यय करना हो अपने पिता से अवश्य ही पूछ लें।
अगर हो सके कोशिश करें तो बाहर के किसी भी जातिका से विवाह न करके भारतीय जातिका से विवाह करें। वैसे इनकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के 5वें और 7वें भाव पे है, या 5वें और 7वें भाव के अधिपति पे है। गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे। इस भाव के अधिपति शुक्र बुध के साथ बैठे हैं सप्तमे षष्टमे, इसकी युति इस भाव के लिए भाग्य में अवरोधक का काम करेगी। लग्नेश का 12वें जाना, लग्न पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली में मेहनत कराने के लिए काफी हो रही हैं। इस वजह से अभी से ही जातक को ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मंगल के बाद बुध जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर 0 डिग्री के हैं। वाणी प्रभावित ना हो, कलुषित विचारधारा के ना हो, मित्र अच्छे बने, चंचलता ज्यादा ना रहे और भाग्य में लाभ कम ना हो। इसलिए गणेश जी के मंत्रों का जप, श्री महापुरुषाय नमः, श्री गणेशाय नमः, जय गजानन आदि मंत्रों का स्मरण हमेशा ही करते रहना चाहिए। वैसे बुध शत्रु के घर में बैठे हैं। इस कुंडली के लिए बुध अच्छे नहीं होते और भाग्य में बैठ करके कमजोरी का कारण भी बनेंगे, क्योंकि 12वें और 8वें भाव के अधिपति का एक साथ बैठना इस कुंडली के लिए कई बार भाग्य में कमजोरी का कारण भी बने और कई बार व्यक्ति को धार्मिक अधार्मिकता के बीच के झूले पे सवार कर देती है। यह स्थिति कई बार कठोरता से व्यक्ति को पालन करने की आवश्यकता है कि मन न भी लगे तो भी किसी भी तरीके से उसको खींच करके उसके ध्येय पे लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि मन का काम है, वो आपका काम है उसका भटकना, आपका काम है उसे बार बार खींच करके केंद्र पे लेके आना। बार बार जब उसे खींच करके लाएंगे तो धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य को पहचान जाता है और वो मन जो है वो बालकपन से युक्त होता है, तो उसको धीरे धीरे वो बात पता चल जाती है कि उसे कहाँ जाना है। वो फिर जब पकड़ लेगा तो फिर वो पकड़ लेगा। कंसंट्रेशन की कमजोरी हो सकती है, वाणी प्रभावित ना हो, एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं देना है, भविष्य को लेकर के और करियर को लेकर के कभी भी दो राहे पे खड़ा नहीं रहे। आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पे व्यक्ति मैकेनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, माइंस से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित और कई बार गुप्त विद्याओं को समझने वाला, ये सब क्षेत्र बड़े अच्छे हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से संबंधित और कीटनाशक से संबंधित, सॉफ्टवेयर भी इसमें आएगा, मार्केटिंग भी इसमें आएगी, बैंकिंग भी इसमें आएगा। लग्नेश का 12वें जाना, विशाखा नक्षत्र और सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में बैठना व्यक्ति को कई बार बेहतर उद्योगपति बना देगा। इतनी सी बात है। गुरु जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति को अनुभव होगा, पर फिर भी वो गलतियां करेगा। अगर वो धर्म को पकड़ के नहीं रहेगा तो उसको नुकसान निश्चित रूप से संभव है, पर इस दौरान उसको बाहर के किसी भी संस्थान से प्रवेश मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, प्रतियोगिता अवश्य होगी, क्योंकि यहाँ के अधिपति गुरु मंगल और गुरु का प्रभाव है। इस वजह से कई बार व्यक्ति आसानी से तो नहीं, थोड़े बहुत पराक्रम के साथ आगे बढ़ जाता है। लग्नेश ही आत्मकारक हैं, 12 में बैठे हैं, बल लगाएंगे। मंगल की दृष्टि अच्छी है, मंगल की दृष्टि यहां भी अच्छी है, मंगल की दृष्टि यहां के लिए थोड़ी कमजोर है, पर वैसे आप मंगलिक हैं। पर केंद्र में गुरु और शनि के होने के कारण इसका प्रभाव कमजोर होगा और मंगल दोष कमजोर हो जाएगा या क्षीण हो जाएगा, नहीं के बराबर। ये हैं गुरु। उसके बाद शुक्र बढ़िया बैठे, खराब नहीं बैठे हैं, आपको कम से कम धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाएंगे, लोगों को समझने की शक्ति देंगे, बुद्धिमान और यशस्वी बनाने के साथ साथ धर्मज्ञ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर ये 8वें और 12वें भाव के अधिपति हैं, इस वजह से कई बार आरंभ में रुचि बड़ी कम रहेगी। इसके दो कारण, गुरु राहु और शुक्र बुध का भाग्य भाव में बैठना। दो शुभ ग्रहों का प्रभाव तृतीय भाव पे बहुत अच्छा रहेगा और इस भाव से मंगल की दृष्टि, तो मंगल शुक्र और बुध की दृष्टि तृतीय भाव पे, इस वजह से कभी भी यात्रा में किसी पे विश्वास न करें। अगर कोशिश हो सके तो जितना ज्यादा हो सके अस्त्र शस्त्र वाली विद्याओं से दूर रहें। और मैं समझता हूं कि किसी पे भी जल्दी विश्वास करने का कोई कारण इस कुंडली में नहीं बनता है। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है जहां सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल सारे के सारे ग्रह अच्छे होते हैं, सिवाय शनि, शुक्र और बुध को छोड़ करके। शुक्र, बुध और शनि की दशा में व्यक्ति को कई बार ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। बुध की दशा में कई बार कमजोर पैसों पे काम करना पड़ता है, बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। और शनि की दशा में कई बार व्यक्ति को नुकसान भी होता है, उसके मन के शांत होने का कमजोर होता है प्रभाव, वो कई बार उसका व्यवसाय कमजोर होता है, व्यय बढ़ता है और कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं।
शुक्र की दशा में व्यक्ति को मारक ग्रह की दशा चलती है, सप्तमेश और 12वें भाव के अधिपति होकर के अष्टमेश के साथ विपरीत राजयोग का निर्माण या दो ग्रहों का विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करना, खास करके वो पिता के साथ संबंध और भाग्य के अवरोध में। इतनी सारी बातें मैंने यहां बताई। गुरु के बाद शुक्र जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में ठीक है। अगर शनि 16 डिग्री के नहीं होते तो ये और भी कमजोर हो सकते थे, पर लग्न के आधार पे ये शनि 16 डिग्री के हैं, बिल्कुल ही व्यक्ति को स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। और शनि की दृष्टि गुरु पे है, जो गुरु इस कुंडली के लिए धनेश है, तो धन भाव के अधिपति पे चतुर्थ भाव के अधिपति की दृष्टि, माता से सुख, माता से संबंध अच्छे और माता का संपूर्ण लाभ व्यक्ति को मिल जाता है। इस दौरान आपकी मातृभूमि जहां आपका जन्म है उससे संबंध हमेशा ही बना करके रखें, वहां से संबंध कभी भी तोड़े नहीं, और जहां रहते हैं वहां पे भी अपनी माता से संबंध कभी भी कमजोर ना करें। उनका आशीर्वाद आपके करियर को कभी भी कमजोर और डमाडोल नहीं होने देगा। शुक्र के बाद शनि स्थिति में जन्म कुंडली में अपने नक्षत्र में है, मंगल बहुत अच्छे बैठे हैं, गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं, चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं। शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली में ठीक बनेगा, इस वजह से मैं इसे खराब नहीं कहूंगा। शनि लग्न में है, थोड़े दुखी बनाते हैं, व्यवहारिक ज्ञान थोड़ा कमजोर होता है, व्यक्ति कई बार बैलेंस क्रिएट करने में गड़बड़ी भी होगी, क्योंकि सूर्य अष्टम में बैठे हैं तो आंतों की समस्या भी देते हैं, नेत्रों की समस्या भी रहती है। वैसे किसी भी पापक ग्रह का प्रभाव जन्म कुंडली के शुक्र और बुध पे नहीं है, लेकिन उसके ठीक पीछे सूर्य और आगे राहु कई बार परिस्थिति को कठोर कर सकते हैं, जिसके कारण धार्मिकता थोड़ी कम भी हो सकती है। आगे की चीजें शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।